नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गायत्री जी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने कमरे को देख रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति दीनानाथ जी का देहांत हुए। आज के ही दिन उनकी दुनिया लुट गई थी। बिल्कुल सही थे दीनानाथ जी, सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैंने चाय बनाकर दी। चाय पीकर और अचानक सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का मौका भी नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। घर ही में उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर पहुँच गए। डॉक्टर ने कहा अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर ले आए। मैं तो जैसे अपने होश खो बैठी थी। अचानक यह सब क्या हो गया था। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था और मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। मैं लड़खड़ाकर चल रही थी। मुझे 2 लोगों ने पकड़ रखा था और वो मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घसीटते जा रहे हों। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे दीनानाथ जी के बिना जीना पड़ेगा। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वह मेरी हर चीज का ध्यान रखते थे, घर की हर एक चीज का ध्यान रखते थे। अब अकेले सूने कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ मैं। गायत्री जी यह सब सोच रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू आती है और उनसे कहती है, माँ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। गायत्री जी खाना खाने के लिए बाहर आती हैं तो देखती हैं थाली में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी थी। जब दीनानाथ जी जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी जरूर बनती थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी वो पसंद करते थे और दही का तो उनको बहुत शौक था। थाली में जब तक दही ना हो तो वो खाना ही नहीं खाते थे और सूखी रोटी को तो हाथ भी नहीं लगाते थे। आज थाली से सब कुछ गायब हो गया था, क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया था। गायत्री जी के 2 बेटे हैं, उनके कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक बेटा है। गायत्री जी के बड़े बेटे का नाम अजय तो छोटे बेटे का नाम विजय है। दोनों बेटे जॉब करते हैं, सुबह को जाते हैं और शाम को लौटते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहुएं गायत्री जी को कुछ नहीं कहती हैं। दोनों बेटे भी गायत्री जी को कुछ नहीं कहते हैं। वह ऑफिस से आते हैं तो सीधे कमरे में चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो उनके हाथों में कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है, जिसे लेकर वह सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं कभी सास के पास बैठती तक नहीं। 2 बातें करना तो बहुत दूर की बात है। हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती और फोन पर व्यस्त रहती। जरूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आती। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा कर लाते हैं और सीधे लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। माँ आस में बैठी रहती कि बेटे मेरे पास बैठकर 2 बातें करें, लेकिन माँ की ये आस ही रह जाती। दोनों बेटे अपनी माँ और एक दूसरे से छुपाकर खाना खाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते कि क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आती है। कोई सा बेटा बहू कुछ कहा लेता है तो गम ना होता। बिना कुछ कहे ये सब कुछ कहते हैं। जो इन्हें करना होता है वही बात है। कुछ कहकर तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाएगा। किसी को अगर कुछ करना है तो बिना कहे भी वह सब कुछ कर सकता है। वो 2 सूखी रोटी और सब्जी खाकर गायत्री जी अपने कमरे में आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं हैं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कहकर सुनाकर लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल ही लेता है, पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं है
तो वो किसी को क्या कहें? कैसे समझाएं किसी को यह सब कुछ यहाँ हो रहा था? यह सब आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। दोनों बहुएं के कमरे के बाहर फलों के और मेवे के छिलके पड़े देखती हैं तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें दीनानाथ जी की बहुत याद आ रही थी। वह दीनानाथ जी की अलमारी खोलती हैं और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगती हैं, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनके फोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में एक फाइल पर पड़ती है। वह दीनानाथ जी की पर्सनल फाइल थी। इस फाइल को वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया करते थे। गायत्री जी उसे उठाकर अपने सीने से लगाती हैं और खूब रोती हैं कि आप होते तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देते और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यह कहकर वह और भी रोने लगती हैं। रोते रोते वो फाइल खोलकर देखती हैं। फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। वो उस लिफाफे को खोलती हैं। उसमें से कुछ पेपर निकलते हैं और एक पत्र निकलता है। वो पत्र को खोलकर पढ़ने लगती हैं। पत्र में लिखा होता है, प्रिय गायत्री जी, अगर यह पत्र तुम पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये पत्र एक कागज का टुकड़ा जरूर है लेकिन इसमें हम दोनों की जिंदगी का वो हसीन लम्हा है जो कुछ लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता है। ये कागज का टुकड़ा मेरे दिल का वो आईना है कि जब तुम इसे पढ़ोगी तो हमारी जिंदगी के सुनहरे पल नजर आएंगे। गायत्री जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंदगी के इस सफ़र में तुमने मेरे बहुत साथ दिए, मुझे प्यार दिया, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहा माना और एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर दिखाया, एक अच्छी माँ बनकर दिखाया जो तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है। अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूं तब भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। इसीलिए जाते जाते अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा तुम्हें दिए जा रहा हूँ। गायत्री जी, आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखे देने के समान है। हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा? इसीलिए बच्चों को सभी बातें बताना जरूरी नहीं है। गांव में हमारी ज़मीन थी जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता था। वह बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। वह प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारी सही से ध्यान रखें तो वह प्लॉट तुम बच्चों को दे देना और अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखें तो उस प्लॉट को बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्च आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की, घबराने की और रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो औरत इस दुनिया में बच्चों को पैदा करके ला सकती है वह कुछ भी कर सकती है। तुम अपने को कभी कमज़ोर मत समझना, हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की नई राह तलाश करना। तुम सब कुछ कर सकती हो गायत्री जी। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो तो तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते हुए तुम रो रही हो। गायत्री, रोना मत। गायत्री, अपने आंसू पोंछो और जो साहस मेरे जाने से चला गया है उस साहस को वापस लेकर आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गायत्री, पत्र पढ़कर गायत्री जी उस पत्र को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती हैं और बहुत रोने के बाद वह गायत्री जी अपने आंसू साफ करती हैं और उससे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है।
उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई है। गायत्री जी प्लॉट के पेपर को संभाल कर रख लेती हैं। अगले दिन गायत्री जी अपने मायके भाई के घर जाती हैं, जो कि एक वकील भी हैं। अपने भाई को उन प्लॉट के पेपर दिखाती हैं, बिल्कुल सही होते हैं। वो भाई के साथ उस प्लॉट को देखकर आती हैं। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी और प्लॉट भी काफी बड़ा था। गायत्री जी अपने भाई से सलाह मशवरा करती हैं। गायत्री जी के भाई सलाह देते हैं कि इसमें से थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट पर नीचे दुकानें बना सकती हैं और ऊपर घर बना सकती हैं। दुकानें किराए पर चढ़ जाएंगी और उसके किराए से आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। गायत्री जी को यह बात जच जाती है। गायत्री जी वापस घर पर आती हैं। गायत्री जी के अंदर अब बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत हिम्मत दे दी थी। गायत्री जी अपने दोनों बेटों को बुलाती हैं और कहती हैं, अजय और विजय, मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ खर्चे हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाई या और किसी खर्च को पूरा कर सकूं। दोनों बच्चे कहते हैं कि इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ, जो महीने में हम आपको पैसे दे सकें। खाने में, घर से और बच्चों के स्कूल खर्च में, इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। तभी गायत्री जी कहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास नहीं तो कोई बात नहीं, पर मुझे खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ही। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक जगह काम मिल रहा है मुझे, बच्चों को संभालना है, केयर का काम है। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूंगी और शाम को आ जाया करूंगी। मेरा टाइम भी कट जाया करेगा और पैसे भी मिल जाया करेंगे। मैं अपना खर्च भी आराम से उठा लिया करूंगी। भाई के जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, मगर मामा जी ने कहा है तो आप जा सकती हैं। बच्चे यह कहकर चले जाते हैं। अब रोज गायत्री जी सुबह जाती हैं और शाम को आती हैं। गायत्री जी अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देती हैं और अपने प्लॉट पर काम शुरू करवा देती हैं। सारा काम उनके भाई संभाल लेते हैं। गायत्री जी सुबह ही अपने प्लॉट पर जाकर बैठ जाती हैं और काम अपने देख रेख में करवाती हैं। कुछ दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। नीचे दुकानें बन जाती हैं और ऊपर घर बन जाता है और बाकी का सारा काम भी उनके भाई कंप्लीट करवा देते हैं। गायत्री जी का एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकानें गायत्री जी किराए पर चढ़ा देती हैं। गायत्री जी किराए से अपना खर्च उठाना शुरू कर देती हैं। अगर गायत्री जी उस प्लॉट के बारे में अपने बच्चों को बता देती तो वो दोनों उस प्लॉट को आधा आधा बांट लेते और गायत्री जी पाई पाई के लिए फिर से तरस जाती। बच्चों के इतने खर्च होते हैं तो क्या बुढ़ापे में माँ बाप के कोई खर्च नहीं होते? जबकि बुढ़ापे में तो खर्च और ज़्यादा होता है। रोजाना दवाई लेनी पड़ती है, कुछ फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बूढ़ी हड्डियाँ चल पाती हैं। जबकि होता है उल्टा, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्च खत्म कर दिया जाता है। गायत्री जी ने उस दिन इसीलिए बच्चों से खर्चे की बात की थी। अगर उनके बच्चे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह अपने बच्चों को प्लॉट के बारे में बता देती हैं, लेकिन उनके बच्चे ने खर्च देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने प्लॉट के बारे में भी बच्चों को नहीं बताया, क्योंकि प्लॉट लेने के बाद उस प्लॉट के मालिक तो वो दोनों बेटे बन जाते और गायत्री जी फिर से ऐसे ही रह जाती और पैसों के लिए मोहताज हो जाती। उनके बच्चे ने तो खर्च ना देकर उनको ही काम करने को कह दिया है। ऐसी औलाद से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। एक दिन रविवार का दिन होता है। दोनों बेटे घर पर होते हैं। गायत्री जी अपने दोनों बेटों को कहती हैं कि बच्चों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटे कहते हैं, क्या दिखाना है माँ? तुम सब मेरे साथ चलो, वहाँ चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी बीवियों को लेकर माँ के साथ चलते हैं। माँ उन्हें अपने घर लेकर आती हैं, जो उन्होंने खुद बनवाया था।
उस घर दो बूढ़े दंपति और गायत्री जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं कि माँ, यह घर किसका है और मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कौन लोग बैठे हैं। तो माँ कहती हैं, यह मेरा घर है। यह सुनकर दोनों बेटे तो चौंक जाते हैं। आपका घर? यह आप क्या कह रही हो माँ? यह घर आपके पास कहाँ से आया? किसने दिया? तब माँ कहती है, यह घर मुझे तुम्हारे बाबूजी ने दिया है। तुम्हारे बाबूजी को पहले ही लग गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसाओगे। इसीलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए यह प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी, मैं अपने इस प्लॉट पर आती थी। मैंने इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकानें बनवाई हैं और ऊपर घर बनवाया है। मैं तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो प्लॉट मैं तुम दोनों को यह प्लॉट दे देती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्चे मुझे गिना दिए। तुम अपने भी तो खर्चे पूरे करते हो ना। अगर माँ को भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हर्ज हो जाता? पैसे तो फिर बहुत दूर की बात है। तुम्हारे पास तो अपनी माँ को देने के लिए जरा सा वक्त भी नहीं है। मुझे सारा दिन हो जाता है अकेले बैठे बैठे। बहुओं को क्या कहा जा सकता है? जब अपनी ही पेट की औलाद ऐसी हो तो वो तो फिर भी गैर पेट की हैं। मैं तो तुम्हारी अपनी माँ हूँ। 9 महीने कोख में रखा है मैंने तुम दोनों को। जब तुम्हें ही अपनी बूढ़ी माँ का एहसास ही नहीं हुआ कि उसे भी किसी अच्छी बुरी चीजों को पूछ ले, 2 पल उसके पास भी बैठकर देख लें। बूढ़ी माँ के कुछ अरमान होंगे, कुछ कहना चाहती होंगी, लेकिन तुम्हें तो अपने अल-फेकड़ों से फुर्सत नहीं है। माँ को तो क्या देखोगे? वो तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतजाम करके गए हैं। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं। मुझे भी सहारा चाहिए था जो तुम लोगों से मुझे मिलना चाहिए था। अब तुम लोगों से तो मिला नहीं, लेकिन ये लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, ये भी वही लोग हैं जिनकी औलाद ने इन्हें घर से निकाल दिया है, जिसके पास सर छिपाने की भी जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा हैं, हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे, जो औलाद के होते हुए भी तन्हा हैं, और इस घर के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। गायत्री जी की बातें सुनकर उनके बेटे बहू अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ, हमसे गलती हुई है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल ही गए थे कि हमारी एक माँ भी है जिसने हमें ये जीवन दिया है, और वो अपनी माँ को अपने साथ ही रहने की जिद करते हैं। लेकिन गायत्री जी कहती हैं, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम अपने जहाँ में खुश रहो, मैं अपने जहाँ में खुश हूँ। मेरा संसार अब यही है। मेरी जितनी भी सांसें बची हैं मैं यही लेना चाहती हूँ, इन्हीं लोगों के साथ दिन गुजारना चाहती हूँ। गायत्री जी की बातें सुनकर वहाँ बैठे बूढ़े दापंत और गायत्री जी के बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और गायत्री जी के भाई बोलते हैं कि अपने बहन के इस फैसले का मैं सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। इसी बात पर वहां जमा सभी लोग गायत्री जी का जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। इस तरह गायत्री जी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।